हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है CHO क्लासेस में। आज के जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो होगा रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम इस वीडियो में करेंगे। साथ के साथ अगर थ्योरी हुई तो हम उसके साथ साथ उसकी थ्योरी में डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो वीडियो है। ना क्वेश्चन है आपके सामने, टेस्ट यूज टू असेस द आर्टेरियल ऑक्सीजन स्टेटस। आर्टरी में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसको असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? VBG करते हैं, SPOT करते हैं, या ABG, या फिर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करते हैं। सारे ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट जो VBG है वो किया जाता है वेन में, वेन ब्लड गैस जो होता है उसको मेजर करने के लिए। SPOD क्या होता है? ये सैचुरेशन नापता है, ऑक्सीजन की कितनी सैचुरेशन है उसको मेजर करने के लिए SPOD टेस्ट किया जाता है ना। जो नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो 95% तक होती है। अगर लंग्स में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है तो ये लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो बट नॉर्मल जो लेवल है वो 95% सैचुरेशन होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और ABG आर्टेरियल ब्लड गैस होता है। इसको हम जो हमारा आंसर है वो यही होगा, ABG। ठीक है, और ये स्पायरोमीट्री, ये भी ऑक्सीजन की सैचुरेशन को नापता है। ठीक है, स्पायरोमीट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली सीन ऑर्गेनिज्म इन टॉन्सिलाइटिस। जो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन इन टॉन्सिल हो जाता है, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से वो होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्रेप्टोकोकाई है, सिजिला है, फ्लेजिला है, या स्टेफाइलोकोकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोकोकाई है। इसकी वजह से क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस होता है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया। निमोनिया का कौन सा रिस्क फैक्टर्स हो सकता है? ऑप्शन है सीजनल चेंजेस है, लिविंग क्राउडेड प्लेसेस है, मॉस्किटो है, या फिर माल न्यूट्रिशन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, लिविंग इन क्राउडेड एरिया। वो इसका रिस्क फैक्टर होता है निमोनिया का। वेट लॉस इज सीन इन, वेट लॉस किस में देखा जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में, एनोरेक्सिया नर्वोसा में, पल्मोनरी टीबी में, या ऑल ऑफ द अबव में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सभी की वजह से वेट लॉस होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, उसमें भी वेट कम हो जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये क्या चीज होती है? इसमें क्या होता है कि कई लड़कियां वगैरह होती है अपने वेट लॉस करने का उसमें ये रहता है, जैसे एडोलेसेंस वगैरह होती है ना, उस एज में जाकर के उनको ये रहता है कि हमारा वेट नहीं बढ़ जाए। ठीक है, इस तरह से वो क्या करती है, खाना पीना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और पल्मोनरी टीबी है, इसमें भी क्या हो जाता है? वेट लॉस हो जाता है। तो इसके सारे क्या है, इसके साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है गोनोकोकाई, इकोलाई, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर सीजेनेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है वो इसका क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म होता है अक्वायर्ड, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाईएस्ट रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर इज प्रेजेंट इन। क्या होता है इसमें? द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेल हो जाती है, उनका रेस्पिरेटरी का काम करना बंद कर देता है, उसका हाईएस्ट रिस्क फैक्टर क्या होगा? किसकी वजह से वो हो सकता है? तो क्लाइंट विथ अस्थमा, एक व्यक्ति मतलब क्लाइंट जिसको क्या अस्थमा है, या क्लाइंट विथ COPD का पेशेंट है, या फिर क्लाइंट विथ पेरिकार्डिटिस का है पेशेंट, या फिर क्लाइंट विथ निमोनिया का। तो किसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। अस्थमा के पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ निमोनिया। निमोनिया की जो फाइनल स्टेज है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कंजेस्शन होता है, रेड हेपेटाइज होता है, ग्रे हेपेटाइज होता है, या फिर रेजुलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। जो रेजुलेशन होता है वो इसकी फाइनल स्टेज होती है निमोनिया की, बल्कि फर्स्ट स्टेज इसकी कंजेस्शन होती है, रेड हेपेटाइटिस सेकेंड होती है, और थर्ड क्या होती है इसकी? ग्रे हेपेटाइजेशन होती है। फोर्थ स्टेज होती है, या फिर उसको फाइनल स्टेज भी कह सकते हैं, वो होती है रिजोल्यूशन।
साइनाइटिस किसको बोलते हैं? इन्फ्लामेशन इन माउथ है, इन्फ्लामेशन इन ईयर है, इन्फ्लामेशन इन साइनस है, या इन्फ्लामेशन इन गम है। नाम से ही इसके सजे से आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, इन्फ्लामेशन इन साइनस। जो नोज के अंदर साइनस होते हैं, ठीक है, मैक्सिलरी होते हैं, ठीक है, और लैक्राइमल साइनस होते हैं, उनमें अगर किसी भी तरह का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। Acute sinusitis is caused by all except बताना है जो acute sinusitis हो जाता है उसका कौन सा कारण नहीं है। After a cold or flu, थ्रू डेंटल इन्फेक्शंस, नेजल एलर्जी या फिर टॉन्सिलाइटिस। अक्यूट में बताना है, एक तो होता है क्रॉनिक होता है, एक होता है अक्यूट। तो अक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉनिक होता है। तो अक्यूट साइनोसाइटिस का क्या कारण है ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, टॉन्सिलाइटिस है वो किसका कारण है? इसमें क्रॉनिक का है, बल्कि और ये सारे क्या है, आफ्टर कोल्ड वगैरह है, डेंटल इन्फेक्शन है, नेजल एलर्जी, ये सारे अक्यूट साइनाइटिस के कॉजेज हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ द फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स में अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसका रिस्क फैक्टर क्या है? कोल्ड और फ्लू सीजन है, स्मोकिंग है, एलर्जी है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो राइट आंसर है इसका, आसानी से दे सकते हैं, इसका डी हो जाएगा। सभी की वजह से क्या हो जाता है? फेरिंग्स होता है जिसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके सारे रिस्क फैक्टर, कोल्ड की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी, एलर्जी की वजह से भी, ठीक है। फेरिंग्स में जो मेन प्रॉब्लम देखने को पड़ती है वो होती है कफिंग की, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या हो सकता है? इसमें कफिंग हो जाती है बहुत तेज, और उसी को क्या बोलते हैं? फेरेंजाइटिस बोलते हैं। इसमें जो मेन जो सिम्टम दिखाई देता है वो कफिंग का ही होता है। तो ये सारे इसके क्या हो सकते हैं? कॉजेज या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सिम्टम ऑफ सोर थ्रोट विथ कोल्ड, कोल्ड के साथ क्या है? उसको सोर थ्रोट है, उसका आपको सिम्टम बताना है, एक को छोड़कर। और सारे सिम्टम है बट एक नहीं है। तो स्नीजिंग है, कफिंग है, माइल्ड हेडेक है, फीवर हाई देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें जो सोर थ्रोट होता है कोल्ड के साथ, उसमें फीवर 102 से कम होता है, ठीक है। बल्कि ये सारे और साइन सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं, यही नहीं होता है। फीवर कितना? 102 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, बल्कि 102 डिग्री से कम होता है। टॉन्सिलाइटिस किसको बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस कहेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल कहेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग कहेंगे, या इन्फ्लामेशन ऑफ टीथ कहेंगे। इजी क्वेश्चन है, आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल है, उसी को हम क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, निमोनिया के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? किसकी वजह से निमोनिया हो सकता है? तो सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट, एयर पॉल्यूशन है, ऑल ऑफ द अबव है। तो इसके सारे ही इसके आंसर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। कॉज ऑफ हेमेप्टेसिस, ठीक है, हेमेप्टेसिस मतलब वो में आपके जो स्पूटम है उसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो उसका कॉज बताना है, एक को छोड़ करके, ठीक है। एक ऐसा है जो इसका कॉज नहीं है, वो वाला बताना है आपको। तो किसकी वजह से स्पूटम में ब्लड नहीं आता है? तो पल्मोनरी टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर मेनिंजाइटिस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। मेनिंजाइटिस की वजह से स्पूटम में ब्लड नहीं आता है, बल्कि इन सब की वजह से आता है। अगर टीबी हो गई है पल्मोनरी की, लंग्स की, इसकी वजह से ब्रोंकस में अगर उसमें किसी भी तरह का अकड़न आ गई है, या फिर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें जो लंग्स में अगर एम्बोलिज्म बन गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? स्पूटम में आपके ब्लड आ सकता है। पर जो मेनिंजाइटिस है वो ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं। जो मेनिंजिस से होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनिंजिस में ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से किसी भी तरह का क्या नहीं होता? वॉमिटिंग में, स्पूटम में क्या नहीं आता है? ब्लड नहीं आता। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉजेज हो जाएगा एक्सेप्ट में। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन हेमेप्टेसिस इज, जो हेमेप्टेसिस है उसका क्या डायग्नोसिस करेंगे हम? जैसे स्पूटम में ब्लड आ रहा है तो उसका कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट कराएंगे? सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम टेस्ट करवाएंगे, या ऑल ऑफ द अबव करवाएंगे? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी टेस्ट करवाएंगे। द टू मेन फॉर्म ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उसके दो फॉर्म बताने कौन से होते हैं? अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा या एम्फेजिमा होता है,
या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइजमा हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एटलेक्टिस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा सी इज द राइट आंसर। इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, मतलब लंबे समय तक इसमें ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन रहता है, और एक हो जाता है एम्फाइजमा हो जाता है, पस फॉर्मेशन इसमें हो जाती है। तो ये इसके दो फॉर्म होते हैं सीओपीडी के। क्रोनिक अस्थमा लीड टू, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर लंबे समय तक आपको अस्थमा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? एटलेक्सिस हो सकता है, एम्फाइजमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, या फिर निमोनिया हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। क्रोनिक अस्थमा किसकी वजह से, अगर कौन सी इसमें कंडीशन हो जाएगी अगर लंबे समय तक क्या आता है उसको अस्थमा रहता है तो इसके मीन समझ लेते हैं हम क्या क्या होता है। एटलेक्सिस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एल्वोलाइज होती हैं, इसमें जो लंग्स होता है वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। एम्फाइजमा भी जो एल्वेलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। सीओपीडी का मतलब आपको पता ही है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है। और निमोनिया में क्या हो जाती है, इसमें एयर फिल हो जाती है लंग्स के अंदर। तो ये सारी कंडीशन है। तो कौन सा इसमें साइन सिम्टम या कौन सी इसमें कंडीशन देखने को मिलेगी अगर लंबे समय तक अस्थमा रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, एम्फाइजमा इसमें देखने को मिलेगा। अगर लंबे समय तक अस्थमा रहता है तो उसकी जो एल्वेलाइज है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ उठ जाना, ठीक है, उभार आ जाना उनमें। एंड पैरानेजल साइनस इज नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेजल पॉलिप्स बोलेंगे, नेजल प्रोलिफेरेशन बोलेंगे, कोराइजा बोलेंगे, म्यूकस हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, नेजल पॉलिप बोलेंगे। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की वो क्या हो जाती है, प्रोट्रूज हो जाती है, मतलब उभार आ जाता है, उसमें फूल जाती है एक तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं, जिसको सर्जरी करके क्या करा जाता है, बाद में बाहर निकाला जाता है। Which of the following is the earliest sign of poor respiratory function? Poor respiratory function है, उसको respiratory function अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो उसका अर्ली साइनस क्या होगा, ठीक है, ये बताना है आपको इसमें से क्वेश्चंस का राइट आंसर। तो फास्ट थ्रेड पल्स हो जाएगी, रेस्टलेसनेस होगा, साइनोसिस हो जाएगा, या फेंटनेस हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कोई व्यक्ति है उसको रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर रहा है वो, तो उसका अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी इज द राइट आंसर। इसमें रेस्टलेस देखने को मिलेगी, मतलब ये नहीं है कि फास्ट थ्रेड पल्स बहुत तेजी से क्या हो रही पल्स, ये नहीं होगी। साइनोसिस भी नहीं होगा, साइनोसिस में ब्लूइश हो जाता है स्किन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। फेंटनेस भी नहीं होगा स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा उसको, रेस्टलेस देखने को मिलेगा, मतलब उसको बेचैनी सी रहेगी अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो। साइनस क्या होते हैं? साइनस इज ए क्या होते हैं, कैविटी होती है, चैम्बर कंटेनिंग विट्रस ह्यूमर इन आई होता है, चैम्बर प्रोड्यूसिंग वेव होता है, या ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। ये क्या होती है, कैविटीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। लैक्राइमल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, इथेमोइड साइनस है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, साइनसेस हैं। ये क्या एक तरीके से कैविटीज होती हैं। ना इंजेक्शन मॉर्फिन इज यूज्ड, जो मॉर्फिन इंजेक्शन है वो किस में यूज किया जाता है? चेस्ट पेन में, स्टमक पेन में, या निमोनिया में, या फिर अस्थमा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए, चेस्ट पेन में मॉर्फिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इनहेलर इज यूज इन केस ऑफ, सभी को पता है किस में किया जाता है इनहेलर का यूज, जॉइंडिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में, ट्यूबरक्लोसिस में, या फिर रीनल फेलियर में। आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में दिया जाता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस हो गया किसी को, तो उसके साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है टॉन्सिलाइटिस का, तो आप कैसे देख करके पता चला होगा कि कौन से साइन सिम्टम को आप ऑब्जर्व करोगे कि उसको टॉन्सिलाइटिस है? तो इसका ऑप्शन है बैड ब्रीथ है, थ्रोट कंजेस्ट है, या डिफिकल्ट और पेनफुल स्वेलिंग है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सारे इसमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर टॉन्सिलाइटिस है तो उसको। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।